चलिए सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। बात की जाए महाद्वीपों की तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीप की संख्या होती है 7, महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन है? तो एशिया है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात की जाए दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो हो जाएगा अफ्रीका। अभी मेरा यही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा अफ्रीका। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा महाद्वीप कौन होता है, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वो आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, साफ रातें मेघों वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ध्यान दीजिएगा। उष्मा संचरण की 3 विधियां होती है, एक चालन, संवहन और विकिरण। चालन ठोस में, संवहन गैस और द्रव में, विकिरण गैस में होती है। विकिरण के ही माध्यम से सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है और विकिरण के ही कारण साफ रातों की अपेक्षा मेघ वाली रातों अधिक ठंडी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है। तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, भूमध्य क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है, ये सही आंसर होगा। इसको इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम रिपीट भी करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी की बात करें, झारखंड राज्य में एक पठार है जिसे छोटा नागपुर की पठार कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार से ही दामोदर नदी निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर की पठार, यानी छोटा नागपुर की पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, खरीफ कहने का मतलब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए धान की फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत धान आता है, धान को हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध है किससे? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? बात किया जाए भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। 36 से 51 में वर्णन है। एक अनुच्छेद है 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की गठन की बात करती है, तो यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक ना, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। चलिए अगला क्वेश्चन, न्याय की पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च। देखिए इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, न्याय की पुनर्विलोकन की बात करें, ये भारतीय संविधान में अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में भी देखने को मिलता है और अनुच्छेद 246, ये दोनों अनुच्छेद में न्याय की पुनर्विलोकन की उल्लेख की गई। न्याय की पुनर्विलोकन है क्या? सुन लीजिए, इसका अर्थ होता है कोई भी विधायिका
अगर कानून लाती है या कार्यपालिका कोई आदेश देता है या प्रशासन कोई कार्य करता है तो उसकी जांच न्यायपालिका कर सकता है। वह वैध है या अवैध, इसकी जांच न्यायपालिका कर सकता है। यही शक्ति न्याय की पुनरावलोकन न्यायाधीशों को देता है। और अगर कोई कानून या आदेश मूल ढांचे के अनुरूप नहीं होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित भी कर दिया जाएगा। चाहे राज्य का मामला हो, केंद्र का किसी भी प्रकार का हो, तो अवैध घोषित कर देंगे। तो इसका बात किया जाए 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको 9 नंबर की बात किया जाए 9 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या कहता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। बात किया जाए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। उसी में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में ही कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक है। उसी बीच में आता अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को 2 तरीके से हटाया जा सकता है। एक संसद के द्वारा, नहीं हाँ, एक संसद के द्वारा, दूसरा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर। ये 2 प्रक्रिया से राष्ट्रपति अपना पद को त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा, और संसद राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कौन सा राज्य के पास लोकसभा में सीट की संख्या दूसरा और तीसरा स्थान पर है। तो हम बात किया जाए यूपी की, तो यूपी में लोकसभा सीट की संख्या है 80। और भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की संख्या यूपी में है। और दूसरा स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48। और तीसरा स्थान पर आता है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या है 42। तो हमसे पूछा गया दूसरा और तीसरा स्थान पर कौन है लोकसभा में, तो दूसरा स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। जबकि पहला स्थान पर हमारा यूपी है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में करने वाला राज्य है यूपी। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए आय का 2 स्रोत है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर से भारत सरकार को 55% आय की प्राप्ति होती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर से भारत सरकार को 45% आय की प्राप्ति होती है। तो आप खुद बता दीजिए किससे सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। तो प्रत्यक्ष कर से। तो पूछा जा रहा है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। बात किया जाए ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में बहती है और असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है। और माजुली द्वीप विश्व की वर्ल्ड की सबसे बड़ी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किसे कहा जाता है, तो माजुली। तो माजुली द्वीप किस नदी पर है अभी पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, असम राज्य में है। अगला है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर होगा
चार्ल्स डार्विन। स्पीसीज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन, और इसी ने ही जैव विकास के सिद्धांत के बारे में देने का काम किया। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, पूछा क्या क्वेश्चन है, कहता है कथकली की जड़ें किस राज्य में। कथकली हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया। कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है तो आंध्र प्रदेश। कर्नाटक यक्षगान, यक्षगान कहाँ की लोक नृत्य है तो कर्नाटक। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा पूछा गया है कि कथकली किस राज्य की लोक नृत्य है तो हो जाएगा केरल। चलिए भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिम क्षेत्र में है। बात किया जाए राजस्थान राज्य की तो राजस्थान राज्य में ही अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल देखने को मिलता है, और भारत के मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। तो रेगिस्तान किसके पश्चिम में है तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली के पहाड़ी के पश्चिम में मरुस्थल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है बिहार से बंगाल कब पृथक हुआ। चलिए अच्छी क्वेश्चन है। देखिए बिहार से बंगाल या बंगाल से बिहार कब अलग हुआ है 1912। और इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा 1912 ईस्वी में ही भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था। यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी 1912 में, और इसी दिन बिहार से बंगाल भी अलग हुआ, यानी बंगाल से बिहार अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनकलाब सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिया मोहम्मद इकबाल। चलिए अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। बात की जाए डल झील की, डल झील जम्मू कश्मीर है, ये मीठे पानी की झील है। लोकटक की बात करें, लोकटक मणिपुर में, ये मीठे पानी की झील है। बारा पानी की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की झील है। ये सांभर झील की बात करें, सांभर झील राजस्थान में, कहाँ है राजस्थान में है, और ये खारे पानी की झील है, ये नमकीन झील है। आंसर हो जाएगा मेरा डी। कौन मीठे पानी का झील नहीं है तो सांभर झील। अगले निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल की बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा दाल। दाल को फलीदार फसल कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन हम रिपीट करवाएंगे, फिर से ये क्वेश्चन अलग से डालेंगे। सेट में भी है और सेट में जो सिलेबस से थोड़ा हटके है उसको हम एक बार रिवीजन के तौर पर डाल देंगे। चलिए दिल्ली शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ पर हम कुछ बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप ले लीजिए दिल्ली, उसके बाद ले लीजिए यूपी, उसके बाद लीजिए अपना बिहार, बस अभी यही तीन को लेते हैं। आपसे पूछेगा भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर अवस्थित है तो आप मारिएगा यमुना नदी। आपसे पूछेगा यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है तो गोमती। पूछेगा बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो हमसे अभी ये सब नहीं पूछा गया, आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया दिल्ली सर किस नदी के किनारे अवस्थित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यमुना हो जाएगा। और आपसे यही भी इस तरह भी पूछ सकता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी पर है तो वो भी यमुना नदी के किनारे। चलिए हाँ गोदावरी से याद रखिए, गोदावरी से पूछा गया राजमुंदी किस नदी के किनारे है, राजमुंदी किस नदी के किनारे है तो गोदावरी पूछा गया क्वेश्चन है, गोदावरी से याद रखिएगा। आगे रिपीट करेंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। बात किया जाए न्यायालय की तो न्यायालय की न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को न्यायालय की स्थापना हुआ था। शुरुआती दौर में इसमें 8 न्यायाधीश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान के अनुसार पूछा गया तो आंसर हो जाएगा 34। अगर पूछता जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय न्यायाधीश की संख्या कितनी थी तब हम मारते हैं 8, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है उस समय का। चलिए आगे।
चलिए मैथ है, देख लीजिए। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। कहा जा रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आप देखिए ई √2 को इधर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा √2, ध्यान दीजिएगा √2 आ जाएगा। अब भुजा हो गया, अब भुजा की जगह यहाँ पर रख देंगे, तो भुजा की जगह पर रख देंगे तो इस पर स्क्वायर चल जाएगा, स्क्वायर चल जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। बोलिएगा तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, आगे कमेंट में करिएगा तो एक्सप्लेन भी कर देंगे। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बनाने लायक है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए जगह कम है, हम बनाते हैं, पढ़िए। कहता है राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। मान लीजिए राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उस समय राकेश का उम्र था x वर्ष, उस समय राकेश का उम्र था x वर्ष, और इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगा, वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु कर देंगे। देखिए कैसे, कहता है उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना, तो विवाह के समय उसका आयु x वर्ष था, उसका 6/5 गुना था, 6/5 गुना करिए, इसको कैलकुलेशन करिएगा, x बराबर आपको 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान 40 रखेंगे तो आ जाएगा 48, यानी राकेश का वर्तमान उम्र आ जाएगा 48 वर्ष। तो कहता है तो उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी है, तो इससे 10 वर्ष छोटी है तो इसकी बहन हो जाएगा 38, तो पूछता है बहन की आयु कितना है, तो आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। कैलकुलेशन करिएगा, x का मान 40 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या नंबर होगा, कितना नंबर होगा, चलिए हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लाइए इसको एक्सप्लेन कर देते था, बना देते हैं। देखिए 1050 रुपया को 3 आदमियों के बीच बांटा गया, P, Q और R के बीच बांटे गए। P का हिस्सा Q R के कुल हिस्से का 2/5 है, मतलब P Q R सब मिलाकर 2/5, यानी टोटल हो गया 7, 5 2 7, भागा दीजिएगा 15 बार में, यानी 150 आ गया। तो हमसे पूछा गया P को कितना मिलेगा, तो P को कितना मिलेगा, P को 2 मिल रहा है अनुपात में, तो 150 में 2 से गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा 300। नहीं बुझे होंगे कमेंट करिएगा तब और डिटेल कर देंगे, बनाइएगा बन जाएगा, नहीं तो हम फिर से बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता, जो ये गर्मी पैदा करता, तो हमारे घर के टेम्परेचर को वो गर्म कर देगा। अतः सी नंबर आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, अगर खोलिएगा ना कमरा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा वो। अगला, किस खनिज से रेडियम प्राप्त की जाती है, तो जान लीजिए रेडियम हो या यूरेनियम, दोनों पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता। लोहा किससे प्राप्त किया, हेमेटाइट से। संगमरमर किससे प्राप्त किया जाता, चूना पत्थर से। अभी पूछा गया रेडियम प्राप्त होता है तो पिंच ब्लेड। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु है एक, वायु क्या है, तो वायु मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया वो बता रहे हैं। वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, ये नहीं पूछा गया। ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%। तो पूछा क्या गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है, तो 0.03%। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार मद्य निषेध पुलिस विभाग में हाल के ही एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, पारद धातु मिश्रण, पारद धातु पारद युक्त मिश्र धातु है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, कोला का समान प्रकार है। कोला की बात करें, कोला एंथ्रासाइट कोला होता है, बिटुमिनस कोला होता है, लिग्नाइट कोला होता है, पीट कोला होता है।
और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोला होता है एंथ्रासाइड, और इसमें कार्बन का अंश होता है 90%। दूसरा है बिटुमिनस कोला। बिटुमिनस कोला को मोलायम कोला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है, और इसका उपयोग हम लोग घरेलू कार्य में भी करते हैं, घर में भी इसका उपयोग करते हैं, जिस कारण इसे समान कोला भी कहते हैं। इसको समान कोला कहते हैं। पूछा गया कोला का समान प्रकार कौन है, तो बिटुमिनस। अगला है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, मतलब सोना का संकेत हमसे पूछता है, तो Au हो जाएगा। चांदी का संकेत होता है Ag, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। तो याद रखिएगा। डैश पौधा में जल का परिवहन करता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा जैलम। जौ से जैलम, जौ से जल का परिवहन। लेकिन एक क्वेश्चन है, जैलम और फ्लोएम किस उत्तक के अंतर्गत आता है, तो ये जटिल उत्तक के अंतर्गत आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत, यानी जटिल उत्तक है। माँ पौधे की भांति पौधा को मिलता है। जैसे माँ अपने बच्चे को पोषण करती है, पालन पोषण करती है, उसी तरह माँ भी पौधे का पोषण करती है, उसके अंतर्गत बीज से और तना से, ये दोनों हो जाएगा। विकास का मुख्य कार्य है, विकास का मुख्य कार्य हो जाएगा प्राकृतिक वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए इसको हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती। अब जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़ ले, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़िए, 8 5 13, 1 2 3 3 333। चाल निकालने का सूत्र होता है दूरी बटे समय, चाल बड़ा हो तो दूरी बटे समय, समय दिल है 18, ठीक है ना। अब इसको किलोमीटर घंटा में पूछा गया, इसको किलोमीटर घंटा 18/5 से भागा दे दीजिए, गुना कर लीजिए, 18 से 18 कट जाएगा, इसको काटिएगा 66 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 66। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, इसको भी बनाना होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है 2πr²h। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है। आर का मान होता दिया हुआ है 3.5, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसको आधा कर दिए, आधा कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद एच दिल है 16, एच दिल है 16। अब इसको हल करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 154। क्या हो जाएगा 154, इसका आंसर हो जाएगा 154, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बन जाएगा। इसको घटाइएगा, x का मान आ जाएगा 27, क्यूब है तो क्यूब है, ये क्यूब उधर जाएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा 3। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे, कहता निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। बात की जाए हवा के ही कारण मरुस्थल क्षेत्र में अपरदन होता है, तो ध्यान में रखिएगा मरुस्थल। यहाँ 2 क्वेश्चन बोलेंगे, दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंगलोर। याद रखिएगा, भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहते हैं, बेंगलोर। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम्पी के खंडर किस राज्य में। हम्पी के खंडर की बात करें, ये कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में ही तुंगभंगरा नदी है, तुंगभंगरा नदी के किनारे ही हम्पी का खंडर स्थित है, याद रखिएगा। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन है, तो ये हो जाएगा भैरवी। अगला है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है, अत्युच्च घनत्व। इसको क्वेश्चन को याद रखने हैं, इसको हम डिवीजन के तौर पर लाएंगे, ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन रिजल्ट बनाएगा। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशक के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। ये भारत में वायसराय के रूप में आया था, कांग्रेस
को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? बात करें दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश ने शासन किया, जिसमें से एक है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बना मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन की बात करें, जब गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना किया, तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी तुगलकों का शासनकाल है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बने तो इसने नहरों का निर्माण कराया। मतलब नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण किया है और अपने शासनकाल में अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण कराया, जिस कारण से नहरों का नेटवर्क के नाम से भी फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किया। और एक क्वेश्चन इससे और पूछा गया है फिरोज शाह तुगलक से, वो क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो उसको याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लागू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। पूछा गया क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और पूछा गया क्वेश्चन है कृष्णा से कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, सिंपल ही क्वेश्चन होगा 50 नंबर। हाँ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक मानते हैं डॉक्टर बेजी कुरियन को। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, उसके बाद 51 से लेकर 100 तक अगला वीडियो में आपको अपलोड मिल जाएगा। और लेकिन अगले आने वाले वीडियो में आपको 1 से लेकर 100 तक पूरा सेट एक दिन में एक ठो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबों का